नमस्कार साथियों। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाद जी की यह रचना आज के दिखावटी समाज के ऊपर एक कड़ा तमाचा है। लेकिन यह रचना मैं आपको सुनाने से पहले एक छोटा सा विवरण आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कहानी है 9वीं कक्षा में हम सब ने पढ़ी थी, या आपने भी एनसीईआरटी की पुस्तक 9वीं कक्षा में जरूर पढ़ी होगी। लेकिन उस समय सोशल मीडिया इतना प्रचलित नहीं था, जिसके कारण दिखावा जो है, हालांकि हमारे समाज में दिखावा काफ़ी बढ़ता जा रहा है पहले से ही, लेकिन उतनी चरम पर नहीं पहुंचा था। लेकिन आज सोशल मीडिया के चलते दिखावा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जब मैंने यह रचना दोबारा से पढ़ी तो हमें इस बात का काफ़ी एहसास हुआ कि दिखावा हमारे जीवन में कितना बढ़ चुका है। और यह रचना हमको फिर से उस बात की याद दिलाती है जो हरिशंकर प्रसाद जी ने काफ़ी सालों पहले लिख दी थी प्रेमचंद के ऊपर। इस कहानी में उन्होंने बेसिकली प्रेमचंद जी की जीवन शैली, उनके सादा जीवन के बारे में इतने अच्छे से बताया है कि उनकी एक एक लाइन से आप सीख पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, ये कहानी दो प्रकार के लोग सुन सकते हैं। या तो जो 9वीं कक्षा के छात्र हैं अच्छे से समझने के लिए, या फिर दूसरे जो लोग जो कुछ आनंद अलग हट कर लेना चाहते हैं। जनरली हम अपने चैनल के ऊपर कहानियाँ ही कवर करते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते मुझे एक ऐसा निबंध हरिशंकर प्रसाद जी का सामने आया, प्रेमचंद के फटे जूते, कि मैं आपको वह सुनाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इतनी बड़ी सीख छुपी है। बड़ा ही छोटा निबंध है ये, लेकिन इस निबंध के अंदर काफ़ी सीख छुपी है। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो हिंदी साहित्य को और गहरे से जानना चाहते हैं, वह इस रचना का आनंद उठा सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने इस निबंध में एक लाइन यह भी लिखी है कि लापरवाही के उपयोग करने से जूतों के बंद सिरे पर लोहे की पतली निकल आती है। लाइन काफ़ी प्रभावशाली अपने आप में है कि प्रेमचंद जी अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि वह जूते को भी बांधने पर इतना ध्यान नहीं देते थे, और भी कई जो चीज़ें हैं वो उन पर ध्यान नहीं देते थे। यानी जो दिखावा है उनके जीवन में आसपास भी भटकता नहीं था। ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी हम बात सुनते हैं, जो कि बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर थे। और जितने भी महान लोग जो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने नाम कमाया, वो लगभग दिखावे से दूर रहे हैं। ये कहानी मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो दिखावेपूर्ण जीवन में डूबे हुए हैं कि ये कहानी बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि इस कहानी में आपको कुछ कड़वी बातों का सामना करना पड़ सकता है जो शायद आपको अपने बारे में नहीं पता। ये कहानी मैं खुद पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया। जब 9वीं कक्षा में थे, शायद हम इस कहानी का मूल्य जो है समझ नहीं पाए थे। इस कहानी में हरिशंकर प्रसाद जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक पंक्ति में लिखा है कि आप उस टीले के साइड में से भी तो निकल सकते थे, लेकिन आपने उस टीले को तोड़ा। हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरियां नहीं छुपाई। देखिए, वो कहते हैं कि हमारा जूता नीचे से भले ही घिस जाए, अंगुली भले ही लहूलुहान हो जाए, लेकिन हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हमारा जूता ऊपर से फटा हुआ है। और वहीं प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपकी अंगुली भले ही दिख रही हो, लेकिन आपका पाँव सुरक्षित है। यानी कई बार साधारण वस्त्र या साधारण जो जीवन शैली होती है, जो दिखावे से बचने के लिए की जाती है, उसमें भले ही हम आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन उसमें जो है दिखावा दिखाई नहीं देता। लेकिन जो दिखावे वाला जीवन हो, आजकल हम देखते हैं कि लोग कसे हुए वस्त्र पहन के कितने भी दुखी हो, लेकिन बाहर से अच्छा दिखना जरूरी है। इसी धारणा को हरिशंकर प्रसाद जी ने बिल्कुल ही अपोज कर दिया इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी को वही लोग सुने जो दिखावे के अपने जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाना चाहते हैं या थोड़ा भी बदलाव चाहते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। हरिशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब का अर्थ होता है दोस्तों अस्त व्यस्त रूप से, यानी जो ढंग से न बने हो। जो शू लेसेस है उन पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया प्रेमचंद जी ने, और कैसे भी बनकर चल दिए है। लापरवाही के उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है
तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। नहीं, मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर भी हंस नहीं रहा है। फ़ोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने का जूता भी न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हें क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो देना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा भरा दर्द मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांग की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुम जूते नहीं मांगते बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा भाषा पर गौर कीजिए कि हरिशंकर प्रसाई जी ने कितनी गहन भाषा का उपयोग किया जैसे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अब देखिए, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कम कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। आप समझ रहे हो दोस्तों कि दिखावे के ऊपर कितना कड़ा व्यंग्य कस रहे हैं हरिशंकर प्रसाई जी। आगे लिखते हैं, तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव तो सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान है। क्या बात है साथियों। अब बताता हूँ, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हम सब नहीं पहन सकते, जो साधारण लोग हैं वो पहन सकते हैं बिना किसी दिखाव के, बिना किसी झिझक के। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाओ चाहे कोई बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे नहीं लगता कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई,
बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देवे दुख उपजत है, तिनको करबे परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मार रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया है, उस पर तूने अपना जूता आजमाया है। तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीले से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर भी घूम चलती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं जितनी पढ़ रहा हूँ यह कहानी उतनी खुशी हो रही कि मुसीबत से वे बचकर नहीं लिख दे। किसी टीले को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना जूता फाड़ दिया, वरना तो जूते घिस ही जाते हैं। समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों। आगे लिखते हैं, तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगी थी, जिसमें तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा करते हो जिसे ठोकर मारते मारते तूने जूता फाड़ दिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सब पर हंस रहे हो। उन पर भी जो उंगली छिपाए हैं और तलवा घिसाई चल रहे हैं, उन पर भी जो टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान समझता हूँ।